नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पीएम ने सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। पीएम ने सेना प्रमुखों से इस बीच मुलाकात की। चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। बता दें कि भारत एलएसी पर तेजी से बॉर्डर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इस वक्त की एक अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करने के लिए भी उन्होंने तैयारी की है। वहीं बैठक में शामिल होने वाले तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों ही देशों ने अपनी कमर कसी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश सचिव के साथ इससे पहले भी एक अलग बैठक आयोजित की गई थी। चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। बता दें कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 सेवा प्रमुखों के साथ मुलाकात की और उन्हें जानकारी दी। बैठकों का ये दौर ऐसे समय में चल रहा है जब सिक्किम और लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़पें हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी। पीएम ने सेना प्रमुखों से मुलाकात की। चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल इस समय चल रहा है भारत और चीन के बीच, इस तनावपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। खुद एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। क्या कुछ इशारा कर रही है ये बैठक? दरअसल देखिए, चीन की पूरी तरह से हठधर्मिता है। वह दुनिया का ध्यान बटाने के लिए, अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए कहीं न कहीं से भारत से जो है भिड़ने की स्थिति में दिखा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो कहीं पर भी भिड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार बैठक कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब भी रहे हैं, तो पूरी तरह से चीन का माकूल जवाब दिया जा रहा है। चीन अपने सैनिकों की संख्या वहां पर बढ़ा रहा है गंगवान में और पंगोंग झील के पास, तो भारत भी उसी रूप में जवाब दे रहा है। दरअसल चीन की देखिए कई तक किस्म की परेशानियां हैं। एक तो वहां से हजारों कंपनियां जो है बाहर निकल रही हैं, देश छोड़ने को तैयार हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना जांच को लेकर के उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जो घरेलू आग है उसको जो है पूर्वी लद्दाख में ला करके जो है वह भारत के से एक किस्म से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है हमारे ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत अपनी सीमाओं में है। आपने डोकलाम में भी देखा कि 2017 में किस तरह से उसने जबरदस्ती किया था और इसके बाद जो है भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर के उनको सड़क बनाने से रोका था। अंत में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो उसमें जाकर के चीन अपनी वस्तु स्थिति में आया। तो आज भी वह एक किस्म से दबाव का खेल खेल रहा है। और ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। अरविंद जी, 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद अब ये ऐसा पहला मौका है जब सैन्य तनातनी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। क्या भारत इसके लिए तैयार है? जिस तरह की गतिविधियां इन दिनों सीमा पर लगातार जारी हैं, दोनों तरफ से सेनाएं बढ़ाई जा रही हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत जो है बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए तब आपने देखा कि किस तरह से अपने देश की सीमाओं को लेकर, सेना को लेकर के उन्होंने पूरी तरह से एक जो है रोड मैप खींचा और जो सेना में हथियारों की कमी थी उसकी भरपाई के लिए, पूर्ति के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए चीन की बौखलाहट का कारण एक आर्थिक है। आपने देखा कि अप्रैल में जब भारत ने निवेश को लेकर के कुछ किस्म की अलग से प्रावधान बनाए, पहले प्रावधान था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए जब निवेश करेंगे तो भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। आज की स्थिति में चीन भी उस स्थिति में आ चुका है, तो उसकी बौखलाहट बढ़ गई है। और आप देख ही रहे हैं कि वहां से किस तरह से कंपनियां जो है पलायित होकर के भारत में, अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 300 कंपनियां जो है गवर्नमेंट से मंजूरी के लिए तैयार है। तो स्वाभाविक रूप से देखिए वो चीन की बौखलाहट है और भारत पूरी तरह से तैयार
रहे हैं। देखिए, अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी जो है रणनीति बना रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं, तो अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो अमेरिका का समर्थन मिला है लद्दाख को लेकर के, फिर उधर ताइवान जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भारत के आगे अनुनय विनय किया है, इससे चीन की बौखलाहट बढ़ी हुई है। जी अरविंद जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, इस तनातनी का भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, व्यापारिक रिश्तों पर तो पड़ना तय है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में जो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दुनिया की बदल रही है। चीन जो है एक किस्म से अछूत सा बनता जा रहा है, हर देश जो है उससे अलग हटने की कोशिश कर रहा है। भारत ने जब निवेश में नियम प्रावधान में जब चेंज कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर जो है चीन पर पड़ना तय है। एक ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अगर चीन के अगर आर्थिक संतुलन की बात करें, तो पलड़ा हमेशा चीन का भारी रहा है। भारत को 20% मुनाफा होता है, तो चीन को 80% मुनाफा होता है। तो अगर चीन से वस्तुएं निर्यात होकर के यानी भारत में आयात नहीं होती है, तो सर्वाधिक रूप से नुकसान जो है चीन को ही होगा। भारत को बहुत अधिक नुकसान होने वाला नहीं है। चीन इस चीज को समझ भी रहा है, इसीलिए संभवतः वह जो सीमा पर दबाव बना करके भारत को अर्दब में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से चीन के हाथ से निकल चुकी है। भारत के साथ कई ताकतवर देश है, भारत 1962 वाला नहीं है। चाहे आर्थिक परिदृश्य हो, राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, भारत का जो एक नेतृत्वकर्ता समूह है वह पूरी तरह से तैयार है, उसके पास अपनी रणनीति है। जी अरविंद जी, किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से ये तनातनी बढ़ रही है दोनों ही देशों के बीच में, इसके पीछे क्या कारण है? कोविड-19 से ध्यान भटकाना एक बड़ा कारण है, या फिर जो हमने अपने निवेश नियम में बदलाव किया है वो एक कारण माना जा सकता है, या फिर जो पेंगोत्सो है और गलवान घाटी, ये दो विवादित क्षेत्र हैं, ये भी एक वजह मानी जा सकती है? देखिए, पेंगोन और गंगवान का जहां तक सवाल है, तो कोई नया विवाद नहीं है। चीन से यह विवाद जो है 49 के बाद से ही चला आ रहा है, तो वो तो विवाद कारण है ही नहीं। ये मेन जो असली विवाद है कोविड-19 को लेकर के, जिस तरह भारत जो है उन देशों के कतार में शामिल है, उन समूहों में शामिल है जो चीन की जांच कराने के लिए वुहान से जो कोरोना चला उसकी जांच के लिए है, इसलिए वो चीन भरनाया हो कि भारत उसके साथ क्यों है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो कि भारत का जो अमेरिका के साथ नजदीकियां, आपने देखा कि 2 साल 3 साल पहले किधर लॉजिस्टिक समझौता हुआ, असैन्य समझौता हुआ। इसके बाद जो किस तरह दक्षिणी चीन सागर को लेकर के भारत जो है अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर दिया है। ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम उसके साथ है। तो असली मौजूद कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय है। दूसरी महत्वपूर्ण कारण यह जो है कि जो चीन से कंपनियां निकल रही है, कहीं ना कहीं उनका ठिकाना भारत बनता हुआ दिख रहा है। तो चीन की असली बौखलाहट का कारण यही है। जहां तक जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, तो कोई नया विवाद नहीं है। यह विवाद जो बहुत पुराना है और वहां पे आमने सामने होता रहा, लेकिन आज की तारीख में चीन द्वारा जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों को समेटे हुए है। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए अमेरिका का हमें साथ मिला वो समझ में आता है, क्योंकि अमेरिका का चीन से पहले से विवाद चल रहा है, दोनों देशों के बीच में पहले से ही तनाव है। ऐसे में अमेरिका को भारत का साथ मिलना, अमेरिका का हमें साथ मिलना ये जायज़ है, लेकिन क्या लगता है कि क्या अन्य देश भी हमें साथ दे पाएंगे इस मसले पर? देखिए, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। जहां तक पड़ोसी दक्षिण एशिया के देशों का सवाल है, तो वो भी अपना संतुलन बना के चलते हैं और खुल करके भारत के साथ तो खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखा दिया कि डोकलाम के मसले पर किस तरह भूटान भारत के साथ खड़ा हुआ और किस तरह से अन्य देश जो यूरोपीय कंट्री थे भारत के समर्थन में आए, और ब्रिक्स के सम्मेलन में जो चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इधर जो लिपू लेकर को लेकर के जो नेपाल का रवैया बदला, वो चिंतित करने वाला है। कहीं ना कहीं चीन उसके पीठ पर हाथ रखे हुए है। तो यह कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करना होगा कि चीन के पाले में न जाए। क्योंकि ये जो नेपाल है, श्रीलंका है, या कहीं ना कहीं जो आपने मालदीव में भी देखा किस तरह चीन जो है वहां पर खेल खेला। तो इन सबको थोड़ा भारत को साधना होगा। और हमारे समझ से भारतीय प्रधानमंत्री इस मामले में जो उनकी जो वैदेशिक यात्रा होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, या भारत का विश्व पर बढ़ता हुआ जो एक क्रेज है, यह कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन के छक्के छुड़ाने के लिए स्वदेशी तेजस पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय कर दिया है। आपको बता दें कि तेजस्व विमान उड़ाने वाली एयरफोर्स की यह दूसरी स्क्वाड्रन होगी। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने सुलूर एयरबेस में इसका उद्घाटन किया। इस वक्त की एक और अहम खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख पा रहे हैं। चीन के छक्के छुड़ाएगा स्वदेशी तेजस, इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज
पर भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय कर दिया है। चीन के साथ लद्दाख और सीमाओं पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय किया। तेजस्व विमान उड़ाने वाली यह दूसरी एयरफोर्स की दूसरी स्क्वाड्रन होगी। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने सुलूर एयरबेस में इसका उद्घाटन किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। इसका आदेश एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने दिया। उन्होंने सुलूर में स्थित 18वीं स्क्वाड्रन में तैनात फ्लाइंग बुलेट्स यानी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को सक्रिय रहने के लिए कहा है। 18वीं स्क्वाड्रन का ध्येय वाक्य और निर्भर यानी दुश्मन से तेज और ना डरने वाला। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान अब चीन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय किया है। तेजस्व विमान उड़ाने वाली एयरफोर्स की यह दूसरी स्क्वाड्रन है। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने सुलूर एयरबेस में इसका उद्घाटन किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख पा रहे हैं। अहम खबर ANB न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल बुधवार को तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाइट कॉम्बैट जेट तेजस में उड़ान भरी। चलिए इस मसले पर चर्चा के लिए PK सहगल रक्षा विशेषज्ञ इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PK सहगल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, तेजस्व विमान उड़ाने वाली एयरफोर्स की यह दूसरी स्क्वाड्रन है जिसका उद्घाटन आज RKS भदौरिया ने किया है। मैं इसकी सभी खूबियां आपसे जानना चाहती हूं। देखो, ये जो हवाई जहाज है हिंदुस्तान का अपना बनाया हवाई जहाज है। ये 4th जनरेशन प्लस हवाई जहाज है। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के हर हवाई जहाज का ये मुकाबला कर सकता है सिवाय F-16 को छोड़कर। और ये हर प्रकार के मॉडर्न एवियोनिक्स से, मॉडर्न रेडियोनिक्स से, फेज एरे रडार से लैस है। इसमें उस दर्जे के इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम हैं और इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से भी तैनात किया जा रहा है। ऐसे में मेक इन इंडिया को बहुत उछाल मिलेगा। हमारा जो सुलूर में पहला स्क्वाड्रन था वो रेज हो चुका है और अभी सेकंड स्क्वाड्रन जो है इसी एयरक्राफ्ट का 1A का विद सर्टेन इंप्रूव कंडीशंस वो सेकंड एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर प्लस हिंदुस्तान ने 83 मोर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। तो सहगल जी, क्या माना जाए, अब दक्षिण भारत से चीन की कारगुजारियों पर नजर रखी जाएगी? देखो, ये जो हवाई जहाज है बैटल प्रूवन तो नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया को बहुत उछाल मिलेगा। लेकिन हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी स्लो है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत सारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जी जो इस हवाई जहाज की कीमत और इसकी विशेषताएं और इसकी खूबियों को देखकर इस हवाई जहाज को खरीदना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लिए उनको बेचना भी चाहता है, लेकिन पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेगा। इस समय हिंदुस्तान की वायुसेना में 11 स्क्वाड्रन की कमी है। ये बहुत जबरदस्त कमी है, खास करके दोहरे खतरे को देखते हुए चाइना और पाकिस्तान। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम जल्दी से जल्दी रेट ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें। पहले हम केवल 8 हवाई जहाज बना रहे थे पूरे साल में, अभी कोशिश इसको अपग्रेड करके तकरीबन 16 हवाई जहाज, 15 से 16 हवाई जहाज हर साल बनाए। एक स्क्वाड्रन में 18 हवाई जहाज होते हैं, ताकि कम से कम एक स्क्वाड्रन तो हम हर साल रेज कर सके। और ये 83 कंप्लीट हो जाने के बाद में जो सेकेंड ऑर्डर होगा वो इसका Mark 2 होगा। Mark 2 में तकरीबन 35 to 36 और इम्प्रूवमेंट होगी और वास्तव में एक दुनिया का बहुत ही शानदार लड़ाका हो जाएगा। सहगल जी, जिस तरह से हाल के दिनों में तनातनी देखने को मिली है भारत और चीन के बीच में, ऐसे माहौल में कितना जरूरी है कि हम अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएं, उसे मजबूत करें? देखो, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज, दोनों हमारी तीनों सेनाओं में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन आएगा। जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन लाने के लिए CDS को लगाया गया है, लेकिन जब से CDS बना है अभी तक कोई जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन नहीं आई। तीनों सेना ने मिलजुल कर काम करना है, मिलजुल कर ट्रेन करना है, मिलजुल कर देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है। दूसरा, हमने चीन के सामने किसी प्रकार से झुकना नहीं और चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत को झेल देगा, इंक्लूडिंग एयरफोर्स एंड नेवी को। इंडियन ओशन में हम चाइना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो वो करनी पड़ेगी। चाइना का कंप्लीटली जो ऑयल है इंडियन ओशन से जाता है, हम उसको हर प्रकार से बंद कर सकते हैं। एक बूंद भी नहीं जाएगा, 1 मीटर गैस भी नहीं जाएगी। और जहाँ तक वायुसेना का ताल्लुक है, हमारी वायुसेना और हमारी आर्मी जो है वो बैटल रेडी है। अगर आप देखो, जब से देश आजाद हुआ है हम हमेशा ही लड़ाई करते रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से या किसी और की वजह से, और इंडियन आर्मी टोटली बैटल प्रिपेयर्ड है।
चाइनीज आर्मी या एयरफोर्स या नेवी ने पिछले 30-40 साल में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए वास्तव में व्हेन दे टेक अप द इंडियन आर्मी टुडे, वो खासतौर पर उनको नजर आएगा कि ये 62 की आर्मी नहीं है। 79 में अगर याद होगा तो चाइना वियतनाम के ऊपर हमला किया था उसको लेसन सिखाने के लिए, और विद इन डेज चाइना लर्न अ लेसन। अभी अगर चाइना ने हिंदुस्तान की खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की, सैन्य कार्रवाई की, तो चाइना को साफ तौर पर नजर आएगा कि ये हिंदुस्तान और 62 का हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। छक्के छुड़ाएगा स्वदेशी तेजस। भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय किया। तेजस्व विमान उड़ाने वाली एयरफोर्स की यह दूसरी स्क्वाड्रन है। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने सुलूर एयरबेस में इसका उद्घाटन किया है। तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई को तमिलनाडु के सुलूर में कमीशन्ड हुई। इस स्क्वाड्रन में फिलहाल एक ही तेजस होगा। स्क्वाड्रन का मकसद फाइटर जेट के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल करना है। इसी एयरबेस पर तेजस की पहली स्क्वाड्रन भी है। IAF की तरफ से 40 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 40 के अलावा 83 LCA Mk1A तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया गया है। बता दें कि मार्च में रक्षा मंत्रालय ने 38,000 करोड़ से इस ऑर्डर को मंजूरी दी थी। इस वर्ष जनवरी में ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग को अंजाम दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर असम से, जहां इस समय बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम मेघालय इस समय बाढ़ से त्रस्त हैं। 7 जिलों की करीब 2 लाख आबादी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हो रही बारिश से कई इलाके इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। अगले कुछ दिनों तक स्थिति गंभीर बने रहने की पूरी आशंका यहां नजर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर असम से ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं, जहां बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 7 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। असम के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार से ही लगातार बारिश हो रही है। कमोबेश यही हाल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का भी है। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, दर्रांग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व क्षेत्रों में 229 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ से लगभग 2 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं और उनमें से लगभग 9,000 लोग धेमाजी, लखीमपुर, गोलपारा और तिनसुकिया जिले में स्थापित 35 राहत शिविरों में पहुंच गए हैं। वहीं उन्होंने शरण ले ली है। बाढ़ के कारण काफी फसल क्षेत्र ऐसा है जो जलमग्न हो चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असम से हमारे संवाददाता संतोष यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। असम में जिस तरह से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया हुआ है, क्या कुछ कोशिशें, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से पहले ही की गई थी? जी, आपको बता दें कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि 7 से अधिक जिला है जो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है और असम के तमाम छोटी बड़ी नदियां जो है उफान पे है। और ऐसे हालात में तमाम लोग जो है तमाम लोगों को सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग ऊंची जगहों पर चले जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि 28 तारीख तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। भारी बारिश की चेतावनी असम और मेघालय के सीमावर्ती इलाकों में। ऐसे हालात में तमाम जो है नदी तट पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ऊंची जगहों पर जाने की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें कि असम पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला का एक ऐसा इलाका जो नेपको डैम है, वहां से भी पानी छोड़ा गया है। इसको देखते हुए असम के खैरोनी मार्च बस्ती, खैरोनी दास बस्ती और साथ ही खैरोनी निमारू और मांडोली होजाई डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो है कुमराकट्टा जैसे तमाम गाँव है जो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया है। तो ऐसे हालात में तमाम पशु पक्षी समेत किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन जो है इस पश्चिम कार्बी आंगलोंग सिर्फ होजाई जिला में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। भारत सरकार, साथ ही आपको बता दें कि असम सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया 1,700
एकड़ से अधिक जमीन जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तो ऐसे हालात में किसानों के लिए भी बड़ी मुश्किलें संतोष, कल ही असम में कैबिनेट की बैठक हुई थी और बाढ़ की स्थिति को लेकर ही उस बैठक में चर्चा की गई थी, तो क्या कुछ नतीजा उस बैठक का निकला? चर्चा के बाद क्या कुछ परिणाम सामने आए? क्या सरकार पहले से तैयार थी कि इस तरह के हालात बनेंगे और फिर हम लोगों की मदद के लिए कुछ करेंगे? बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई थी बाढ़ की स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो भी सुविधाजनक कार्रवाई हो सके करी जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी जरूरतमंद है उनको मदद पहुंचाई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट आसाम की तरफ से लगातार लोगों से अपील करी जा रही है कि लोग जो है कि नदी के आसपास जो लोग हैं वो लोग सुरक्षित जगहों पर जाए, क्योंकि नदी का पानी जो बढ़ सकता है, नदी के पानी में वृद्धि हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 28 तारीख तक यानी 28 मई तक लगातार बारिश होने की संभावना है। तो असम मेघालय सीमावर्ती इलाकों में लगातार बारिशें हो रही है। फिर फिलहाल हम मौजूद है असम मेघालय सीमावर्ती इलाका जो है असम का पश्चिम कार्बी आंगलों में, तो यहाँ भी लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो अंदाजा लगाया जा सके जिस तरह से बारिश आ रही है तो हालात बेहद खराब होने की और भी उम्मीद है, जो कि तमाम जो है लोग इससे प्रभावित हैं और नदी तट के इलाके के जितने भी लोग हैं उनको इसका असर उनके ऊपर जरूर पड़ रहा है। बिल्कुल संतोष, मैं ये भी जानकारी आपसे चाहूंगी कि कितने राहत शिविर बनाए गए हैं? जो लोग इस समय प्रभावित हैं उनको कहां पर शिफ्ट किया गया है? राहत शिविरों की संख्या क्या है और उन शिविरों में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? जी सुबह तक जो हमारे पास अपडेट थी, लगभग 35 राहत शिविर बनाए गए हैं। उसमें तमाम जो है हजारों की संख्या में लोगों को रखा गया। तो इससे लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि और भी राहत शिविर बनाए जाए ताकि कई ऐसे संतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो असम मेघालय में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 7 जिलों की करीब 2 लाख आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। अगले कुछ दिनों तक भी स्थिति ऐसी ही बनी रहने की मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी और हालात गंभीर बने रहेंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सियासी तनातनी महाराष्ट्र में लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल खेल बदल रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक जारी है। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राज्य में सियासी उठापटक चल रही है और इसी बीच बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है। तीनों दल इस बैठक में शामिल हैं। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की ये बैठक है जहां लगातार चर्चा की जा रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार स्थिर है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है महाराष्ट्र में और उस बयान के बाद ही सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बैठक को बुलाया है। बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दल के नेता शामिल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है। वहीं इस बीच बीजेपी लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव सरकार कोरोना का सामना करने में नाकाम साबित हो रही है और इन सब आरोपों और सियासी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन नेताओं के साथ ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शुभम पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, महाविकास अघाड़ी की बैठक शुरू हो गई है, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक जो भूचाल आया था, उस पर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास स्थान वर्षा पर तीनों पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक गुप्त मीटिंग चल रही है, जिसके बाद इस बात का निष्कर्ष ये जो है निकल कर सामने आएगा कि क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार में उद्धव सरकार अकेले पड़ चुकी है या क्या कांग्रेस एनसीपी बैकआउट करेगी? इन सभी अटकलों पर आज पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो है तमाम बड़े नेता और एनसीपी के नेता शरद पवार, अजीत पवार, तमाम बड़े लोग वहां पर मौजूद है और एक लंबी मंथन वहां पर की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की जनता और तमाम मीडिया को यह बताया
जा सकता है कि जिस तरीके से जो भी अटकलें चल रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है क्योंकि जो भी अफवाहें, जो भी जिस तरह से बातें यहाँ पर महाराष्ट्र में चल रही है उन सभी पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। अगर बात करें तो कांग्रेस के नाना पटोले की, तो वो कल जिस तरह से दिल्ली रवाना हुए थे, आज वहां पहुंचे, उसके बाद उनसे बातचीत की, जिसके बाद राहुल गांधी ने जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। उसके बाद अब साफ तौर पर शब्द हो चुका है कि स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र में जो है ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बरकरार रहेगी। शुभम, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया था और वो लगातार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, हालांकि नाना पटोले ने कह दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन राहुल गांधी का बयान और उनकी चुप्पी क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की चुप्पी और नाना पटोले का दिल्ली की तरफ जाना कहीं न कहीं एक राजनीतिक भूचाल का संकेत महाराष्ट्र में कल मिल चुका था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता लगातार नाराज चल रहे थे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना वायरस के चलते राज्य को संभाल नहीं पा रहे, ये इसी बात के अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन एक तरफ जो है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो कहीं न कहीं अब ये कहना स्पष्ट हो गया कि तमाम जो तीनों पार्टियों के नेता है वो कहते कुछ और करते कुछ और है। लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही थी उससे ये लग रहा था। मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा के लिए। AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा विपिन मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, क्या लग रहा है कि एक बार फिर से CM उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय वैश्विक महामारी के दौर में, कोरोना काल में हम लोग जब जी रहे हैं, आखिरी चीज जो एक इंसान उम्मीद कर सकता था, एक आम आदमी, वो ये राजनीति और राजनीतिक दल कहिए, राजनेता कहिए, वो सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। और देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जब ये बयान देते हैं कि हमारे जो बाकी 4 राज्य हैं जो कांग्रेस शासित, लेकिन वो वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अगर उनसे महाराष्ट्र की बात करी गई, क्योंकि देखिए आप जरूरी बात यह है, ये समझना पड़ेगा कि 36% जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो ये कितना चिंता का विषय है। और उसमें अगर आप पल्ला झाड़ लें और आप एकाएक बोले कि यहाँ पर हम सिर्फ सरकार को समर्थन दे रहे हैं और हम जो फैसले लेने होते हैं वो शिवसेना या NCP लेता है, तो ये बड़ी ये दुख की बात है। यहाँ पर आप की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, और ऊपर से अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से शरद पवार राज्यपाल से जाकर मिल के आए और अब राजनीति बिल्कुल गर्मा गई है। और यहाँ पर अब देखने की ये बात है कि जहाँ पर इस समय जरूरत ये है, समय की मांग ये है कि आप स्थिति को नियंत्रण कैसे करें और तालमेल बना के बैठे केंद्र के साथ, बाकी राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के साथ आपस में एक कदम से कदम मिला के चले। यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। और राहुल गांधी जब ये बात बोलते हैं कि देखिए लॉकडाउन, सारे लॉकडाउन, क्योंकि अब 4 की स्थिति में बैठे हैं, लॉकडाउन 4 चल रहा है, कि ये सारा लॉकडाउन फेल हुआ है और आगे की सरकार के पास तो रणनीति नहीं है। यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमने वैश्विक इस महामारी से देश को उभारना है, तो यहाँ पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी की भी बात करें आप, केंद्र सरकार की बात तो जो आरोप लगातार उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं विपिन जी, कि उद्धव ठाकरे सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वो डे वन से एक बात थी कि ये अघाड़ी सरकार जो है ज्यादा दिन नहीं, और ये क्योंकि आपस में इन्होंने जितने अपने वैचारिक जो इनकी आइडियोलॉजी रही थी उससे समझौता करके इन्होंने गठबंधन इससे सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर अब जो है, क्योंकि स्थिति बेकाबू हो रही है और बिल्कुल ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, और शुभम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो बैठक बुलाई गई थी CM उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो बैठक शुरू हो चुकी है। अब ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई और उसका क्या कुछ परिणाम निकला। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।